द विजार्ड स्टडीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। अभी मैं जो वीडियो लेकर के आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ, ये एक पूर्वावलोकन की श्रृंखला रहेगी। पूर्वावलोकन सभी सब्जेक्ट का मैं बारी बारी से लेकर के आपके बीच उपस्थित होऊंगा और उसमें ये पहला वीडियो है और इसकी शुरुआत कर रहे हैं भारतीय इतिहास के, आधुनिक भारत के इतिहास के सेक्शन से, क्योंकि आधुनिक भारत के इतिहास से सबसे ज्यादा क्वेश्चन रहा करते हैं। और इसमें एक बार क्वेश्चन सारे आपके जो पूछे जा चुके सवाल हैं, इसको अगर आप तैयार कर लेते हैं तो हर एग्जाम में लगभग 40% रिपीटेड क्वेश्चन रहा करते हैं। तो उस 40% क्वेश्चन से आप निश्चिंत हो सकते हैं। और उसके बाद जो आपके पर्सनल नोट्स या बुक्स वगैरह आप तैयार करते हैं उसमें, और करंट अगर तैयार कर लेते हैं तो उससे आपका पीसीएस आसानी से निकल सकता है। आज हम जो पहला वीडियो रिलीज करने जा रहे हैं वो है भारतीय इतिहास का आधुनिक भारत का सेक्शन। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें पहला सवाल है कि वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष आया था। तो ये आप सभी लोगों को याद होगा, 1498। एक बात और आपको बता दें कि हम बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन में नहीं फंसेंगे। कारण क्या है कि अगर आप बहुत ज्यादा डिस्क्राइब वाले में फंसते हैं तो आपका सिलेबस जल्दी समाप्त नहीं होगा। और इस वीडियो का उद्देश्य है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन, जो रिपीटेड क्वेश्चन है, उसको रिवीजन में लाना आपके लिए, क्योंकि क्वेश्चन आंसर रिवीजन करना मेन उद्देश्य है। बीच बीच में जहां जहां मुझे लगेगा कि महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उसको हाईलाइट जरूर करते जाएंगे, लेकिन डिस्क्रिप्शन में बहुत ज्यादा हम फंसेंगे नहीं, इसलिए पहले ही हम बता दे रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं कि आप इसे देखें। 20 मई 1498 को पहुंचा था और कहाँ पहुंचा था? कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। तो जमोरिन के यहाँ पहुंचा था ये। 505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत का प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बना, और इसी की ये ब्लू वाटर पॉलिसी थी। ये महत्वपूर्ण था, इसलिए मैंने इसकी चर्चा कर दी। ये नीले जल की नीति कहते हैं। ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब है कि अरब सागर पे कब्जा इसका, लगभग आने वाले जो यूरोप से आने वाले रास्ते थे, सागर के रास्ते से ये लोग आए थे, तो उस पूरे सागर पे कब्जा कर लिया, इसलिए ब्लू वाटर पॉलिसी कहा जाता है। किसका था? अल्मीडा का। अगला सवाल है कि कौन सा नीला जल योजना या ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है। तो यही है डी अल्मीडा। अगला सवाल है कि मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाला कौन था। तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। पुर्तगाली आए थे, वास्को डी गामा। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। वास्को डी गामा 1498 में। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन था। तो ये अल्मीडा। अब देखें, निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था। तो अभी आपने देखा जमोरिन। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा यात्री कहाँ का था। तो वास्को डी गामा ये पुर्तगाल का था, ये आपको पता ही होगा। कोलंबस कहाँ का था। तो ये स्पेनिश था। कैप्टन कुक ये ग्रेट ब्रिटेन का था, और तस्मान ये हॉलैंड का था। वास्को डी गामा भारत आया था, और इसका डिस्क्रिप्शन देख लें, आपको ये देखना चाहिए। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी, कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी, और हॉलैंड के तस्मान ने डीमन्सलैंड या तस्मानिया जिसको कहा जाता है उसकी खोज की थी, और न्यूजीलैंड की खोज की थी। इस वजह से इनको याद रखिएगा। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन है। पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क है। अल्बुकर्क काफी प्रभावशाली शासक रहा पुर्तगालियों के हिसाब से, इसलिए वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। 1510 ईस्वी में इसने गोवा को जीत लिया था। किससे? आदिल शाही सुल्तान से, बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान। और ये 1510 में अगर आप याद किए हो तो ये विजयनगर साम्राज्य का दौर चल रहा होता है, उसी दौर का ये बीजापुर में आदिल शाही सुल्तान से गोवा जीता था। आगे देखें। अगला क्वेश्चन है कि भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पे कब्जा किया, ये गलत है। अभी आपने देखा 1510 में था। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपत्तनम में लगाया, ये सही है। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 ईस्वी में उड़ीसा में अपना पहला कारखाना लगाया, और डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया। तो ये सब ये सिविल के आए हुए क्वेश्चन है आईएएस का। पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दुर्ग का निर्माण किया। तो ये कोचीन में। पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम दुर्ग या किला, या इसी को फैक्ट्री कहते हैं, तो प्रथम किला का निर्माण कराया। ये अल्बुकर्क के दौर में 1503 ईस्वी में कोचीन में लगाया गया था। किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारी केंद्र स्थापित किए। तो ये पुर्तगाली हैं। यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारी सामुद्रिक व्यापारी केंद्र की स्थापना की। प्रथम पुर्तगाली वायसराय अल्मीडा ने 1509 में
दीव पर अधिकार कर लिया, और दीव पर अधिकार के साथ ही पुर्तगाली हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली हो गए। यहाँ हिंद महासागर के बजाय अरब सागर कहेंगे, और अरब या ये हिंद महासागर इसलिए कह रहा है क्योंकि अरब सागर भी हिंद महासागर का हिस्सा है, लेकिन ये मेन है अरब सागर पे कब्जा है। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई वह है हुगली। अगला क्वेश्चन देखें। पांडिचेरी जो वर्तमान में पुदुचेरी है उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी, और अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया। कौन सा कथन सही है? तो इसमें केवल ये सही है। पांडिचेरी में सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने अपना उपनिवेश स्थापित किया था। पांडिचेरी में इसके बाद डेन्स और डचों ने अपना व्यापारिक कोठियां स्थापित की। इसके बाद 1673 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने यहाँ अपनी बस्ती स्थापित की, और अंग्रेजों ने भी पांडिचेरी पर 1793 ईस्वी में कब्जा किया था। फिर 1814 ईस्वी में पेरिस की संधि के तहत फ्रांस को सौंपा गया था। ये सारे डेट आपको याद रहने चाहिए, क्योंकि ये अंतिम रूप से फ्रांसीसियों के ही कब्जे में रहा। इसलिए आज भी पांडिचेरी को, जिसमें आपको कालीकट, पुदुचेरी, माहे और यनम, ये 4 जिले हैं उसके, ये चारों मिलकर के पांडिचेरी आज कहा जाता है। ये फ्रांसीसी बस्ती रहा अंतिम रूप से। अगला है कि हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया? तो ये पुर्तगालियों ने। अगला क्वेश्चन, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो ये है पुर्तगाली। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कलकत्ता का संस्थापक था? तो ये है जॉब चारनॉफ। जॉब चारनॉफ ही कलकत्ता का पहला संस्थापक माना जाता है, और कलकत्ता का स्थापना दिवस 24 अगस्त 1690 को मनाया जाता है। कलकत्ता किसने बसाया? वही जॉब चारनॉफ। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया? ये सवाल आपके काफी महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। 1688 ईस्वी में मद्रास के पूर्व प्रेसिडेंसी शहर में स्थापित किया गया था पहला नगर निगम। अगला है कि भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने प्रारंभ की? तो ये है डच। डच कहने का मतलब है कि नीदरलैंड के लोग, नीदरलैंड के लोगों को ही डच कहा जाता है। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी ये 1599 में ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी। अब देखें कि आईएएस के सवाल हैं, इसमें अगर संयुक्त पूंजी की बात करें तो ब्रिटेन इसमें ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ये डच होंगे, क्योंकि डच 1602 ईस्वी में स्थापित किए थे। संयुक्त पूंजी होने का मतलब है कि ये कई सारे लोग मिल करके शेयर होल्डर, जैसे आज कंपनियां स्थापित होती हैं वैसे ही स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी की अंग्रेजों की हुई थी। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश रहा। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्हें फोर्ट विलियम का निर्माण किया। तीसरा है कि आधुनिक कोच्चि पहले डच उपनिवेश था, जिस पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया, और आधुनिक कोच्चि कभी भी ब्रिटेन का उपनिवेश का भाग नहीं रहा। ये आईएएस का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है बी कि डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। ये कथन सही है। यहाँ फोर्ट विलियम इसलिए कंफ्यूज कर रहा है क्योंकि फोर्ट विलियम कलकत्ता का भी नाम था। आगे देखें कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या है? तो भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था और उनके पास आधुनिक हथियार थे। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। तो ये सब सारे कारण थे, क्योंकि कोई एक अखिल भारतीय साम्राज्य भारत में उस समय नहीं था, इस वजह से भी राष्ट्रीयता की भावना नहीं थी। आगे देखें कि निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र मिला? तो ये लीवेंट कंपनी ऑप्शन के हिसाब से। इसकी व्याख्या देख लें। लीवेंट कंपनी को 1593 में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्रदान किया था समुद्री मार्ग से, और 1702 ईस्वी में इसने न्यू कंपनी तथा महारानी एनी के साथ मिलकर एक त्रिपक्षीय इकरारनामा किया। ये सब बेकार की चीजें हैं, इतना कुछ नहीं पूछा जाएगा। आपको ये याद रखना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले लीवेंट कंपनी 1593 में स्थल मार्ग से व्यापार करने का अधिकार पत्र पा चुकी थी। तो यहाँ
सीधे व्यापार करने का अधिकार पत्र पूछा जा रहा है, इसलिए इसका आंसर लीवेंट कंपनी होगी। और अगर समुद्री मार्ग से व्यापार का पूछा जाता तो ईस्ट इंडिया कंपनी होगी। ये आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? तो ये अकबर था, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना आप देखेंगे 1599 में हुई और अकबर रहा है 1605 ईस्वी तक। किस मुगल सम्राट का काल इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? किस मुगल सम्राट के काल में? तो ये जहांगीर के काल में सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम और एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया और 1613 में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों की प्रथम स्थायी फैक्ट्री थी। अगला क्वेश्चन है कि 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो 1613 में तो सूरत में है। अगला क्वेश्चन देखें, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना स्थित था कहाँ कहाँ? केवल भरूच। 17वीं शताब्दी से पहले चतुर्थांश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत, भरूच, बुरहानपुर, अहमदाबाद और आगरा में अपना कारखाना स्थापित किया था 1625 तक, यानी चतुर्थांश का मतलब है 25। सूरत, भरूच, बुरहानपुर, अहमदाबाद और आगरा में ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। आगे देखें कि किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर? तो ये है थॉमस बेस्ट। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारी कंपनियों में से किसने सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था? अंग्रेजों ने। जहांगीर के समय सूरत में डचों द्वारा फैक्ट्री 1616 में, जबकि फ्रांसीसियों द्वारा 1668 में स्थापित की गई थी। 1613 में अंग्रेजों के द्वारा और डचों के द्वारा 1616 में और फ्रांसीसियों के द्वारा 1668 में। ये डेट आपको याद रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि 1613 में ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली? रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ स्थित थी? तो ये सूरत, बाद में वो बॉम्बे स्थानांतरित कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बॉम्बे किससे लिया था? तो ये है पुर्तगालियों से। ये दहेज में मिला था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई पुर्तगालियों से लिया था। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से होने पर चार्ल्स को पुर्तगालियों द्वारा बम्बई उपहार स्वरूप प्रदान किया गया था, जिसे उन्होंने 10 पाउंड वार्षिक किराए पर 1668 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। तो ये आपको याद रखना है, ये काफी पॉपुलर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज यानी इलाहाबाद के किले पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया? तो ये है 1797। अवध के नवाब सादत अली ने 1797 ईस्वी में प्रयागराज इलाहाबाद का किला अंग्रेजों को सौंप दिया था। 1797। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? तो सर जॉन चाइल्ड। 1688 ईस्वी में बंबई और पश्चिमी समुद्र तट के मुगल बंदरगाहों का घेरा डाला तथा मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया, जिसके फलस्वरूप औरंगजेब ने भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया। मुगल शासक औरंगजेब के सामने उसे विवश होना पड़ा और अंततः उसे माफी मांगनी पड़ी। इसलिए जब तक मुगल रहे तब तक किसी भी कंपनी की नहीं चली। उत्तर मुगल आए हैं तब जाकर के इन सब का कब्जा होना शुरू हुआ अच्छे से। निम्नलिखित में प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? पहला ऑप्शन है अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंदिता, दूसरा है ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग, तीसरा है कर्नाटक की राजगद्दी का मसला और चौथा है अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। ये ऑप्शन है। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746-48 में, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध जो 1740 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था उसी का विस्तार था। गृह सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दल अंग्रेज और फ्रांसीसियों में 1746 ईस्वी में युद्ध प्रारंभ हो गया। अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाजों पर अधिकार कर लेना इसका तात्कालिक कारण बना था। कर्नाटक युद्ध किनके मध्य लड़ा गया? ये अभी आपने देखा, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य। अगला मिलाने का किस संधि से कौन सा युद्ध समाप्त हुआ था? इसको इसी सूची में देख लें। प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्स-ला-चैपेल की संधि से अंत हुआ। द्वितीय कर्नाटक युद्ध अनिर्णायक युद्ध था। तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से अंत हुआ था और प्रथम मैसूर युद्ध में ब्रिटिश की हार हुई थी। ऑप्शन के हिसाब से ये मैचिंग है। अगला क्वेश्चन है कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका भी आप
व्याख्या में ही पढ़ें तो ज्यादा उचित है। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746-48, द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54, तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 63 और पानीपत का तृतीय युद्ध 1761। इन सब का डेट आपको याद रखना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भूक्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की? तो ये था डुप्लेस। इसी ने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप शुरू किया और फिर संघर्ष शुरू हुआ यूरोपियों के बीच। इसमें डिटेल बहुत ज्यादा नहीं पढ़ने हैं। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्नलिखित स्थानों में कहां लगाया था? तो ये सूरत में है, अभी आपने पढ़ा भी था। लुई 14वें के मंत्री कॉलबर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। ये डेट, ये मंत्री कॉलबर्ट और लुई 14वां, ये तीनों आपको याद रखना है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे कंपनी देश इंडेस ओरिएंटलिस कहा गया। फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण राज्य द्वारा हुआ, यानी कि ये सरकारी कंपनी, राज्य ही सारा खर्च लेता था। 1667 ईस्वी में फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ और 1668 ईस्वी में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना की। इसके सारे पॉइंट्स महत्वपूर्ण हैं, इससे सारे से सवाल आते हैं। इसलिए 1667 में फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में यहाँ पे फ्रांसीसी फैक्ट्री बसाई गई थी सूरत में 1668 में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके समय में? लुई 14वें के समय में। किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो ये अभी हमने कहा था, कॉलबर्ट को याद रखिएगा, यही कॉलबर्ट है, उनका वित्त मंत्री है। बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया? तो ये ऑप्शन के हिसाब से आंसर है बी और सी। अगला क्वेश्चन है कि यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया, इनका क्रम लगाना है। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए, ये नंबर 1 पर हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पे ये डच हैं, तीसरे नंबर पर अंग्रेज हैं और चौथे पर फ्रांसीसी। इस क्रम को हमेशा याद रखिएगा, ये काफी पॉपुलर क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, ये भारतीय व्यापार में प्रवेश करने का क्रम है। अगला सुमेलित करना है, तो ऐसे सवालों में ज्यादातर सीधे यहाँ आपको ध्यान देना चाहिए समय बचाने के लिए। तो इसका सीधे सुमेलित जो है उसी को याद कर लीजिए। पांडिचेरी फ्रेंच बस्ती थी, गोवा पुर्तगाली बस्ती रही, फ्रैंकोबार डेनिश बस्ती रही और मद्रास डचों, सत्रास डच की रही। अगला क्वेश्चन देखें, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां पर यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। सोरा और अफीम ये बिहार से प्राप्त होता था। सोरा कहा जाता है कि ये बनाया जाता था, जैसे दीवालों में नोना लग जाते हैं, उसी नोना से सोरा तैयार किया जाता था और वो सोरा इस्तेमाल होता था बारूद बनाने में, उसका व्यापार होता था। और यही सोरा बिहार की कुछ विशेष जनजातियां थी जो इकट्ठा किया करती थी, उसी को ये लोग खरीदते थे और उसी से बारूद तैयार हुआ करता था। आगे देखें, अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए फेमस है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बिहार का है। निम्नलिखित यूरोपीय में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? तो ये फ्रांसीसी है ऑप्शन के हिसाब से। ठीक, ऑप्शन जरूर ध्यान में रखिए कि कितने ऑप्शन है और ऑप्शन में कौन है कौन नहीं। अब देखें कि यूरोपीय में सबसे पहले 1498 में पुर्तगाली, 1605 में डच, 1608 में अंग्रेज, 1664 में फ्रांसीसियों का आगमन हुआ। तो सबसे अंत में ऑप्शन के हिसाब से फ्रांसीसी। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? तो डचों का प्रमुख व्यापारी केंद्र है नागपट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद और पटना। तो इसमें सारे हैं, ऑप्शन में डी आंसर है। इस टाइप के क्वेश्चन में सीधे सीधे व्याख्या रटिए और आगे बढ़िए, क्योंकि समय आप लगाएंगे तो कंफ्यूजन होगा और टाइम लगेगा। निम्नलिखित पर विचार करें, मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन। दूसरा, युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग। तीसरा, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। निम्नलिखित में से कौन सा अंग्रेजों की भारत को देन थी? तो ये है कोई भी नहीं।
अब इसकी व्याख्या आपको जाननी चाहिए। मृदा के स्वरूप और उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन अंग्रेजों से पूर्व शेरशाह सूरी और अकबर के द्वारा किया जा चुका था। भारत में तंबाकू और लाल मिर्च की खेती पुर्तगालियों की देन थी और चलती फिरती तोपों का प्रचलन मुगल काल में ही था। अकबर के आयुध निर्माण कारखाने में तमाम प्रकार की बड़ी छोटी तोपें तैयार की जाती थी। इस प्रकार इनमें से अंग्रेजों की देन कोई भी नहीं थी। ऑप्शन के हिसाब से अंग्रेजों की कुछ भी देन नहीं है। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। ये किसका कथन है? तो ये मैकाले का कथन है। इसको देखें। मैकाले ब्रिटेन का राजनीतिज्ञ तथा इतिहासकार था। 1834 से 38 तक भारत की सुप्रीम काउंसिल में लॉ मेंबर था, लॉ कमीशन का प्रधान था। ये व्यक्ति महत्वपूर्ण है, इसलिए इसकी व्याख्या पढ़नी चाहिए आप सभी लोगों को। प्रसिद्ध दंड विधान द इंडियन पिनल कोड IPC जिसको कहते हैं, उसकी पांडुलिपि इसी ने तैयार की थी। अंग्रेजी को भारत की सरकारी भाषा तथा शिक्षा का माध्यम और यूरोपीय साहित्य, दर्शन तथा विज्ञान को भारतीय शिक्षा का लक्ष्य बनाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों पर टिप्पणी करते हुए मैकाले ने कहा था कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का है जहां सब कुछ ही असंगत है। ये इसकी काफी फेमस टिप्पणी है और इसी का कथन है कि भारतीय और अरब क्षेत्र के जितने साहित्य हैं सभी के बराबर यूरोपियों की एक अलमारी की पुस्तक है। इस ढंग का कथन भी इसी का है। तो ये कई मामलों में काफी फेमस है। अगला देखें कि एक्सला-सेपल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो ये प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति और अंग्रेजों द्वारा मद्रास पुनः प्राप्त हुआ, कौन सा कूट सही है इस संधि के संदर्भ में? तो 1 और 2 दोनों सही हैं। इसकी व्याख्या देखें। तो एक्सला-सेपल की संधि 1748 में, डेट याद रखना है। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया, यूरोप का युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया और मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया। तो कथन 1 और 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अंग्रेजों को भारत विजय से अपार धन एवं जनशक्ति का मिलना, और दूसरा क्वेश्चन है अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत। इसमें दोनों सही हैं। इसकी व्याख्या देख लें। तो भारत में अंग्रेजों की सफलता के कई कारण थे, जिसमें बेहतर नौसैनिक ताकत, बंगाल में नियंत्रण से अपार जनधन की प्राप्ति और कंपनी की विभिन्न इकाइयों में समन्वय और योग्य नेतृत्व आदि ये सब थे अंग्रेजों के पास। इस वजह से ये लोग सफल हुए थे। तो ये एक चैप्टर यूरोपियों का आगमन वाला सेक्शन कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो में ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब को देखेंगे। तो ये आज इतना ही। छोटे छोटे वीडियो ही रखते हैं चैप्टर के हिसाब से, ताकि आपको रिवीजन करने में भी सुविधा रहे। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।